अच्छा जी, बिल्कुल 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 आखिरी चीज पे चलते हैं जो आपकी एग्जाम में टेस्ट होती है। वो होते हैं सेट्स एंड वेन डायग्राम के वर्ड प्रॉब्लम्स। अब देखो, वर्ड प्रॉब्लम में, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वोकेबलरी में। अगर आपकी सेट्स एंड वेन डायग्राम की वोकेबलरी वीक है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल लगता है। देखो, सबसे पहले हमने इसकी वोकेबलरी सीखेंगे पूरी, और इसके लिए मैंने तुम लोगों के साथ बहुत सारे केसेस बनाए हुए हैं, और हम हर केस को डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है, फॉलोइंग वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु स्टडी टू लैंग्वेजेस, उर्दू एंड इंग्लिश। नीचे जो ये जितनी वेन डायग्राम बनी हुई है ना, 1 2 3 4 5 6, ये उन स्टूडेंट्स की हैं जो दो लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, उर्दू और इंग्लिश। शेड द स्टूडेंट्स हु स्टडी, हमने शेडिंग करनी है उन स्टूडेंट्स की जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश ओनली पढ़ रहा है। इस तरीके से शेडिंग करनी है। देखो, सबसे पहले ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस पे हो। मुझे बताओ, एक जगह मैंने लिखा है इंग्लिश, एक जगह मैंने लिखा है इंग्लिश ओनली। इनमें फर्क क्या है? इंग्लिश का मतलब होता है कि बच्चा अगर इंग्लिश पढ़ रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहा हो, वो और भी लैंग्वेजेस पढ़ सकता है। यानी इस केस में बच्चा उर्दू भी पढ़ सकता है। उर्दू का सर्कल कौन सा है? उर्दू का सर्कल ये वाला है, इंग्लिश का सर्कल ये वाला है। तो अगर तो बच्चा उर्दू भी पढ़ सकता है, तो यानी आपका शेडिंग इस रीजन में भी लाई कर सकती है, क्योंकि वो हो सकता है उर्दू भी पढ़ रहा हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। और इंग्लिश के तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश के सर्कल में शेडिंग होगी, तो आपकी शेडिंग इधर आ जाएगी। इन शॉर्ट, अगर तो खाली एक आपके पास वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, इस पे आपका पूरा सर्कल शेड होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली का क्या मतलब है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा। तो ये देखो, उर्दू का सर्कल ये था, ये वाला। लेकिन हमने इसके बाहर रहना है, क्योंकि बच्चे को हमने सिर्फ क्या पढ़ानी है, इंग्लिश। तो अब हमारी पता है शेडिंग क्या होगी, ये वाली होगी। ये फर्क होता है हमारा इंग्लिश और इंग्लिश ओनली में। पहली पहली दफा हमें समझ नहीं आती, जाहिर सी बात है। तो इसके आगे फिर आ जाओ। एक जगह लिखा है उर्दू, एक जगह लिखा है उर्दू ओनली। उर्दू का क्या मतलब है कि उर्दू का पूरा सर्कल शेड होगा, और बच्चा जरूरी नहीं है कि सिर्फ उर्दू ही पढ़ रहा है, बच्चा जो उर्दू पढ़ रहा है वो यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ सकता है। ये हमारी उर्दू की शेडिंग हो गई। उर्दू ओनली की शेडिंग क्या होगी? उर्दू ओनली का मतलब है बच्चा सिर्फ और सिर्फ उर्दू पढ़ रहा है, और वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। तो हम इंग्लिश के सर्कल के बाहर रहेंगे, उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब आ जाओ 2 स्पेशल केसेस पर। देखो, उर्दू वाले सर्कल में 2 चीजें आ रही हैं। एक आपका ये वाला रीजन है, जहाँ पे बच्चे प्योरली उर्दू पढ़ रहे होंगे, और एक आपका ये वाला रीजन है जहाँ पे बच्चे उर्दू भी पढ़े होंगे, इंग्लिश भी पढ़े होंगे। इसी ना, इंग्लिश वाले सर्कल में 2 चीजें हैं। एक आपका ये बड़ा वाला सर्कल, यहाँ पे बच्चे प्योरली इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, और फिर ये छोटा वाला सर्कल जहाँ पे बच्चे उर्दू भी पढ़े होंगे और इंग्लिश भी पढ़े होंगे। हमने वो रीजन शेड करना है जहाँ पे बच्चे उर्दू भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, बोथ उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये उर्दू है, ये इंग्लिश है। कॉमन रीजन इनका कौन सा है? कॉमन रीजन इनका ये वाला आ रहा है। तो शेडिंग हमारी इधर होनी चाहिए। और फिर होता है आपका नाइदर उर्दू नॉर इंग्लिश। अच्छा यार, एक चीज, ये वर्ड्स एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं आते, जरूरी नहीं है वो हमेशा बोले नाइदर उर्दू नॉर इंग्लिश। वो और भी चीजें बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं नन ऑफ देम, या इस तरह के सिमिलर वर्ड्स तुम लोग को पता है यार, बच्चे नहीं हो। तो नाइदर उर्दू नॉर इंग्लिश का क्या मतलब है? क्या बच्चा ना उर्दू पढ़ रहा है ना इंग्लिश पढ़ रहा है? यार, ये उर्दू का सर्कल है, ये इंग्लिश का सर्कल है, लेकिन बच्चा तो सर्कल में है ही नहीं। तो अब हमारी शेडिंग जो होगी ना, वो बाहर वाले इलाके में होगी, सर्कल के अंदर हम एंटर नहीं होंगे। ये हमारी शेडिंग होगी ये वाले एरिया में, ठीक है। अच्छा, ये चीजें ना हमेशा जरूरी नहीं है कि 2 सर्कल के साथ हैं, 3 सर्कल के साथ भी आ सकती हैं, बल्कि ज्यादातर टाइम 3 सर्कल के साथ ही होती हैं। तो देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु स्टडी 3 लैंग्वेजेस, उर्दू इंग्लिश एंड इटालियन। शेड द स्टूडेंट्स हु स्टडी। अब बच्चा जो है 3 लैंग्वेजेस पढ़ रहा है, उर्दू भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, इटालियन भी पढ़ रहा है। हमने शेडिंग करनी है अगेन सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले हमें करना है उर्दू को शेड। देखो, उर्दू
और उर्दू ओनली दो अलग चीजें भी तुम लोग को पहले बता चुका हूँ। सिर्फ उर्दू का मतलब है कि पूरे सर्कल में शेडिंग होगी उर्दू के, तो उर्दू का ये सर्कल था, इसमें पूरे सर्कल में शेडिंग होगी। यानी इसका मतलब है उर्दू का, खाली उर्दू का ये मतलब है कि बच्चा हो सकता है कि इंग्लिश भी थोड़ी सी पढ़ रहा हो और थोड़ी सी इटालियन भी पढ़ रहा हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर इंग्लिश, खाली इंग्लिश लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश का पूरा सर्कल शेड होगा, ये वाला। इसका क्या मतलब है कि बच्चा जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो हो सकता है उर्दू भी पढ़े, हो सकता है वो इटालियन भी पढ़े, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर इटालियन, इटालियन का क्या होगा, इटालियन वाला पूरा सर्कल शेड कर दो, ये वाला पूरा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ मेन वोकेबलरी। उर्दू ओनली, सिर्फ और सिर्फ उर्दू पढ़ रहे हैं, यानी यार मुझे बताओ, ये उर्दू का सर्कल है, ये इंग्लिश का सर्कल है। इंग्लिश के सर्कल को अगर मैं शेड कर दूं थोड़ा एक गंदे तरीके से, तो ये आपका पूरा इंग्लिश का सर्कल है, और ये इटालियन का सर्कल है, इसको भी पूरा शेड कर लेते हैं। यानी बच्चा जो है ना इन दोनों से दूर रहेगा, तो हमारी शेडिंग पता है कहाँ होगी, ये जो मैंने साफ सुथरी शेडिंग की है ना, इधर होगी, और हम दूसरे दो सर्कल्स में एंटर नहीं होंगे। यानी शेडिंग जो होगी ना वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे बच्चे पे हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश और इटालियन के करीब नहीं जा सकता, सर्कल के बाहर रहेगा वो। तो ये हमारी उर्दू ओनली की शेडिंग हो गई। इसी तरह इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा है, तो इंग्लिश का ओनली जो प्योरली जो इंग्लिश का सर्कल होगा वो ये वाला होगा। ठीक है। और फिर इटालियन ओनली, इटालियन ओनली में आपकी सिर्फ और सिर्फ इटालियन वाला सर्कल शेड होगा, यानी ये वाला। हमेशा यार वोकेबलरी का ध्यान देना, क्योंकि वो तुम्हें ये वेन डायग्राम नहीं बना के देगा, वो तुम्हें एक वर्ड प्रॉब्लम लिख के दे देगा, उसमें बता देगा कि ये बच्चा ये काम कर, जरूरी नहीं है बच्चा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये बच्चा ये काम कर रहा है, ये बच्चा ये काम कर रहा है, ये बच्चा ये काम कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को लेते हुए तुमने डायग्राम खुद बनानी है। और तुमने ध्यान देना है कि उसने कहीं ओनली तो नहीं लिखा हुआ, या ओनली से रिलेटेड कोई और वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, नाइदर, नॉर, और नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ देम, इस चीज का तुमने ध्यान देना है। ठीक है। इसी तरह आगे आ जाओ। इंग्लिश एंड उर्दू दो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, यानी उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और उर्दू पढ़ रहा है, उसने ये बोला है कि इंग्लिश भी पढ़ रहा है उर्दू भी पढ़ रहा है। यानी हो सकता है कि बच्चा जो है ना वो इटालियन भी पढ़ रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। तो इसमें शेडिंग जो होगी ना हमारी, वो दोनों सर्कल्स पे होगी, इंग्लिश वाले पे और उर्दू वाले पे। ये उर्दू का पूरा सर्कल शेड हो गया, ये इंग्लिश का पूरा सर्कल शेड हो गया। यानी यहाँ से पता है बात क्या पता चलती है, कि हो सकता है कि वो बच्चे इटालियन भी पढ़ रहे हो, उसका भी हमें नहीं पता। इंग्लिश एंड इटालियन, इंग्लिश भी पढ़ रहा है इटालियन भी पढ़ रहा है। उसने सिर्फ ही नहीं बोला कि सिर्फ ये पढ़ रहा है, उसने बोला ये भी पढ़ रहा है। एक चीज होती है सिर्फ, एक होती है भी। यहाँ पे उसने बोला भी, ये भी पढ़ रहा है इंग्लिश एंड इटालियन, तो यहाँ पे शेडिंग होगी तुम्हारी पहले इंग्लिश के पूरे वाले सर्कल में और इटालियन वाले सर्कल में। ठीक है। और अच्छा यहाँ पे भी कर देना, कोई बाद में देखे कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ शेडिंग क्यों नहीं हुई है। इंग्लिश एंड उर्दू ओनली, हमने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ानी है और उर्दू पढ़ानी है। अभी जो हमने पीछे गलती की वो ये की, देखो ये इंग्लिश का सर्कल है, यानी इस सर्कल में तीन चीजें आ रही हैं। इस सर्कल में एक आपका ये वाला एरिया आ रहा है, ये आपका किसका एरिया है, जो बच्चे प्योरली इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर आपका एक ये वाला एरिया है, इस एरिया में बच्चे आपके उर्दू भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। एक आपका ये एरिया है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। और एक, अब मुझे बताओ, ये इंग्लिश का सर्कल है, ये इटालियन का सर्कल है। ऐसा कौन सा एरिया है कि उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ बच्चे इंग्लिश और उर्दू पढ़ रहे हैं, हमने इस एरिया में रहना है। ये जो अभी मैंने ग्रीन से शेड किया है ना पूरा, ये वो एरिया है कि यहाँ पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इटालियन पढ़ रहे हैं, यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। इसी तरह नीचे आ जाओ, नीचे आप देखो इंग्लिश एंड इटालियन, अरे
ऊपर इंग्लिश और उर्दू था यार, क्या हो रहा है, एक मिनट। इंग्लिश और उर्दू, ये उर्दू का है, ये इंग्लिश का है। कॉमन एरियाज का ये वाला है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ उर्दू और इंग्लिश पढ़ने वाले आएंगे, और कोई भी नहीं आएगा। तो शेडिंग जो होगी ना, वो हमारी इधर होगी। और नीचे था इंग्लिश एंड इटालियन, जो काम हमने ऊपर कर दिया। ये इंग्लिश का रीजन है और ये इटालियन का रीजन है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और इटालियन में आ रहे हैं। तो शेडिंग भी हमारी कहाँ होनी चाहिए, शेडिंग भी इधर होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ। ऑल थ्री लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस पढ़ानी है। ये उर्दू का पार्ट है, ये इंग्लिश का पार्ट है, और ये इटालियन का पार्ट है। ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पे तीनों चीजें हो रही हैं? तो ये छोटा वाला एरिया, ये देख रहे हो, ये छोटा सा एरिया, ये तीनों सर्कल्स में आ रहे हैं ना। तो शेडिंग भी हमारी कहाँ होगी, ये छोटे वाले एरिया में होगी। ठीक है। और फिर लास्ट में है हमारा नन ऑफ द लैंग्वेज, यानी ना वो उर्दू पढ़ है, ना वो इंग्लिश पढ़ है, ना वो इटालियन पढ़ है। यानी हम इन तीनों सर्कल से बाहर रहेंगे। ये उर्दू का सर्कल है, ये इंग्लिश का सर्कल है, ये इटालियन का सर्कल है। हमने इनसे बाहर रहना है, यानी हम लोग ये इधर रहेंगे, सर्कल में एंटर नहीं होंगे। ठीक है, जो अभी हमने पूरी वोकेबलरी की। यहाँ पे हमें कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ 60 चिल्ड्रन अटेंड एन आफ्टर स्कूल जॉब। क्वेश्चन को राम राम से पढ़ो। अ ग्रुप ऑफ 60 चिल्ड्रन अटेंड एन आफ्टर स्कूल जॉब। यार उसने टोटल दिया है तुम्हें, टोटल बच्चे कितने हैं, 60 हैं। टोटल और हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यूनिवर्सल सेट को। यानी जो आपका यूनिवर्सल सेट है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 60 है। ठीक है। ऑफ दीज, यानी इन 60 बच्चों में से, ऑफ दीज का मतलब होता है ऊपर जो वैल्यू दी गई है उनमें से 35 बच्चे, 35 चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। 35 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल ओनली नहीं कह रहा हूँ, फुटबॉल का मतलब है फुटबॉल भी खेल रहे हैं। ठीक है। एंड 29 प्ले हॉकी। ठीक है। 29 बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। सिर्फ हॉकी नहीं खेल रहे, हॉकी भी खेल रहे हैं। 3 चिल्ड्रन डू नॉट प्ले आइदर फुटबॉल और हॉकी। अब देखो, उसने क्या यहाँ पे ये वर्ड यूज किया, डू नॉट प्ले आइदर फुटबॉल और हॉकी। और हमने क्या सीखा था, नाइदर फुटबॉल नॉर हॉकी। तो वर्डिंग्स में डिफरेंस आ सकते हैं। ये 3 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सर्कल्स में नहीं है। बाय ड्रॉइंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले हॉकी, हु प्ले ओनली हॉकी। अब अगर बच्चे की वोकेबलरी देखो ना, वो बोलेगा कि हमें उसने क्वेश्चन में ऊपर बताया कि 29 हॉकी खेल रहे हैं, और हमसे पूछ क्या रहे, हु प्ले ओनली हॉकी। तो वो 29 लिख के आ जाएगा, बोलेगा एग्जामिनर बेवकूफ था, जो चीज ऊपर लिखी है उसी को नीचे पूछ लिया। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, यहाँ पे आप पे मैंडेटरी नहीं है कि आप वेन डायग्राम बनाओ, क्योंकि क्या कह रहे हो, बाय ड्रॉइंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज, आपको अगर कोई और तरीका आता है वो यूज कर सकते हो, लेकिन ये कभी रिकमेंडेड नहीं है कि तुम डायरेक्टली करो। डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन गलत होने की उसमें 99% चांस होता है। हमेशा वेन डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो, वेन डायग्राम में हमारी 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, एक फुटबॉल है और एक हॉकी है, यानी 2 सर्कल वाली आपकी डायग्राम बनेगी। ये एक सबसे पहले तो हमारा आएगा, ओए सही हो जा, सबसे पहले आएगा, अबे मजाक कर रहा है iPad, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले आपका आएगा यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल। बाहर लिख लो यूनिवर्सल। और इसमें कितने मेंबर्स है, 60। इसके नीचे 60 भी लाजमी लिख लेना, ठीक है। और फिर आपके 2 सर्कल्स आएंगे। एक सर्कल होगा फुटबॉल का, एक सर्कल होगा हॉकी का। एक मिनट में इसको एडजस्ट कर लूँ। हाँ, लेबलिंग कर लो, ये फुटबॉल का है, ये हॉकी का है। अच्छा जी, फुटबॉल में कितने लोग थे, 35। फुटबॉल में 35 लिख लिया। हॉकी में कितने थे, 29। अब हमारी असल कहानी शुरू होगी। अच्छा, 3 चिल्ड्रन वो भी थे जो कुछ भी नहीं खेल रहे, तो वो बाहर आ जाएंगे। अब असल कहानी है, देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से ताकि तुम लोगों को समझ में आए। हमें क्या बोल रहा था वो, कि 35 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। यानी ये 35 जो है ना, अगर ये आपका पूरा सर्कल है, एक मिनट यार गंदा कलर है ये, हाँ, ये अगर आपका पूरा सर्कल है, तो ये 35 आपके इस वाले रीजन के भी हैं और इस वाले रीजन के भी हैं, ऐसे ही है। और हॉकी के जो 29 है, अगर मैं हॉकी का सर्कल देखूं,
तो 29 आपके इस रीजन के भी हैं और इस रीजन के भी हैं। लेकिन मसला ये कि कॉमन रीजन जो है ना, ये उन बच्चों का है जो फुटबॉल भी खेलते हैं हॉकी भी खेलते हैं, यानी फुटबॉल एंड हॉकी, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ये ना हमारे सबसे पहले स्टैंडर्ड केस है, हम सेंटर में लिख देते हैं एक्स। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमें पता नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर ये टोटल फुटबॉल की वैल्यू 35 थी, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं एक्स को, यानी पता है मैंने क्या किया, 35 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करके मैं अब इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, क्योंकि टोटल 35 में से थे और हमने इसमें से वो बच्चे हटा दिए जो हॉकी भी खेल रहे थे, तो ये हमारा ये वाला रीजन आ गया। और 29 में से भी अगर मैं एक्स हटा दूं, 29 में से भी अगर मैं एक्स हटा दूं, तो मेरा पता है ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला। ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं। ये सबसे पहला काम हुआ। ठीक है, ये अच्छा सबसे पहला केस है हमारा, गौर से सुनना। हमने ना बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे निकालनी होती है एक्स की वैल्यू। तो आसान है, तुम लोग ने करना क्या है, तुम्हारे पास टोटल गिवन है ना 60, इक्वेशन बना लो एक। 60 को इक्वल टू पुट करो हर वैल्यू के। एक वैल्यू थी आपकी 35 माइनस एक्स, 60 इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स। इसमें ऐड होगा आपका एक्स, इसमें ऐड होगा आपका 29 माइनस एक्स, और इसमें ऐड होगा आपका 3। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे सिंपली करते हैं कि इक्वेशन बना देते हैं। हमारा जो टोटल नंबर होता है ना यूनिवर्सल सेट का, उसको इक्वल टू रख देते हैं हर एलिमेंट के। ये एलिमेंट था आपका एफ ओनली का, ये एलिमेंट था आपका एच ओनली का, ये आपका एलिमेंट था जो ना एफ का था ना एच का था, और ये एलिमेंट आपका होता है जो दोनों का है। ठीक है, अब नॉर्मल तुम लोगों ने सब्जेक्ट बनाना है एक्स को, तो आ जाओ यहाँ पे, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो सीधा सीधा आएगा 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 29 माइनस एक्स प्लस 3। सबसे पहले देखो, एक माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस होता है, एक्स माइनस एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इधर बचा 60 इज इक्वल टू 35 प्लस 29 प्लस 3 माइनस एक्स। बेसिक मैथ्स करो यहाँ पे, 35 प्लस 29 प्लस 3 करो, कितना आता है 35 प्लस 29 प्लस 3, ये आपका आता है 67। तो 60 इज इक्वल टू 67 माइनस एक्स। एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, दूसरी साइड पे भेजो, यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड होगा। और इस 60 को इधर भेज दो, इधर वो ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 67 माइनस 60। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। यहाँ पे काम हमारा खत्म नहीं होता, हो सकता है हो गया हो सकता है ना हो। क्वेश्चन वापस पढ़ो, क्वेश्चन की फाइनल लाइन क्या कह रही थी, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले ओनली हॉकी। सिर्फ हॉकी वाले बच्चे चाहिए। यार ये पूरा हॉकी का था, हॉकी ओनली का ये था। 29 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी 7। तो अगर तुम्हें ओनली हॉकी चाहिए, तो 29 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 22। यहाँ पे आके तुम्हारा काम खत्म होता है। ये तुमने क्वेश्चन में बताना था। अब यहाँ पे वो तुमसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछ सकते हैं। हो सकता है वो तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल देता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले बोथ। तुम ये एक्स की वैल्यू बताते, यानी सीधा सीधा आंसर 7 आता। वो तुम्हें यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली हॉकी, तो उस पर तुमने वैल्यू यूज की 29 माइनस एक्स वाली। वो तुमसे ये भी बोल सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले फुटबॉल ओनली, तो फिर तुम यूज करते 35 माइनस एक्स वाली। ठीक है, मैं इसका एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर अगर तुम लोग को कोई मसले वसले हुए तो उसको उस पर डिस्कस करते हैं। इधर आ जाओ। इन अ ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट्स, 23 स्टडी स्पेनिश, 17 स्टडी फ्रेंच, 4 स्टडी नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच। यहाँ पे उसने कहीं भी ओनली नहीं लिखा हुआ, इस चीज का ध्यान रखना। अगर वो कहीं भी ओनली ना लिखे ना, तो ये आपका स्टैंडर्ड केस होता है 1, सबसे पहला केस होता है। बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये अभी हमारी काम की बात नहीं है, हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एक स्पेनिश है एक फ्रेंच है, दो ही एलिमेंट्स हैं, यानी वेन डायग्राम हमारी ऊपर वाली बनेगी। सबसे पहले आपका आएगा रेक्टेंगल। ठीक है, टोटल वैल्यू गिवन थी, टोटल वैल्यू हमें गिवन थी, देखो 36 स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लो, टोटल की वैल्यू 36। अच्छा जी, फिर हमारे दो सर्कल आएंगे, एक आएगा, एक मिनट, ये आ गया, और एक आ गया इधर, एक स्पेनिश है एक फ्रेंच है।
अच्छा जी, स्पेनिश में उसके बच्चे लिख दो 23, फ्रेंच में उसके बच्चे लिख दो 17, और जो दोनों नहीं कर रहे वो 4 हैं, उनको बाहर लिख दो। अच्छा जी, अगेन देखो वही वाला केस है, हमें बीच वाली एरिया की वैल्यू नहीं पता, तो ये आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये आपका सीधा सीधा एक्स हो जाएगा। अब फ्रेंच ओनली चाहिए तो उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, स्पेनिश ओनली चाहिए उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स की वैल्यू ढूंढ लो, इक्वेशन बनाओ, टोटल था 36, इसमें सारे एलिमेंट्स प्लस करो। पहले एलिमेंट है 23 माइनस एक्स, दूसरा एलिमेंट है एक्स, तीसरा एलिमेंट है 17 माइनस एक्स, और चौथा एलिमेंट है 4। ठीक है, सब ब्रैकेट को ओपन करो, 36 इक्वल टू 23 माइनस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स प्लस 4। हमेशा की ना ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता आपका। तो 36 इज इक्वल टू क्या बचा, 23 प्लस 17 प्लस 4 माइनस एक्स। 23 प्लस 17 कितना होता है, 30 40, और 40 में 4 ऐड करेंगे तो 44 बन जाएगा। 36 इज इक्वल टू 44 माइनस एक्स, एक्स को सब्जेक्ट बना लो, दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 36 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। काम अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, 3 स्टेप का काम होता है। सबसे पहले बनाते हैं वेन डायग्राम, फिर हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू, और फिर तीसरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। बोथ वाला एरिया कौन सा होता था, ये बीच वाला। वो कैबरी याद आ रही है पीछे वाली, बोथ का एरिया कौन सा होता था, बीच वाला, और बीच में आपका कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ एक्स है, और हमने वैल्यू भी किसकी निकाली है, एक्स की निकाली है, यहाँ यानी हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, हमेशा ना सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम्हें, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें श्योरिटी हो जाएगी कि काम सही किया है। ये जो 8 की वैल्यू आ रही है ना, इसको हर जगह पुट कर दो। 23 माइनस एक्स था ना, 23 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, इधर एक्स की जगह 8 रखो, 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो। मैं तुम लोग को एक दफा करके दिखा देता हूँ। 23 माइनस 8 क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 23 माइनस 8, इसका आंसर आता है 15, ये एक्स प्योरली 8 होगा, और 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचता है मेरे ख्याल से। अब पता है क्या हमने किया, क्यों ये, अब अगर तुम ये 15 को, अगर ये 8 को, अगर ये 9 को और इस 4 को ऐड करोगे ना, 15 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4, तो तुम्हारा जो टोटल है, 1 मिनट, 23 माइनस 8, 15, 17 माइनस 8, 9, तो टोटल जो है वो तुम्हारा बाहर वाले इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो, 15 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4, इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 15 प्लस 8 ये होता है 23, 23 में 9 ऐड करेंगे तो बनेगा 32, 32 में 4 ऐड करेंगे तो बनेगा 36, और हमारी यूनिवर्सल सेट की वैल्यू भी कितनी थी, 36 थी। तो ये हार्डली 1 मिनट का काम है, लेकिन तुम लोग करोगे, और इससे तुम्हें 100 नहीं तो नहीं, 99% चांस ये होगा कि अगर तो वैल्यू आपकी मैच हो रही इन सबको ऐड करने के बाद बाहर वाली वैल्यू से, तो चांस है कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग चल रहे हैं वेन डायग्राम में दूसरे वाले केस पे, बट प्रॉब्लम के दूसरे केस पे। हमें कह रहा है 50 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ मूवी दे लाइक टू वॉच। टोटल हमें पता चल गया 50 का है। अब ना एक काम करते हैं, साथ साथ डायग्राम भी बनाते हुए चलते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल आ गया यूनिवर्सल सेट का, और इसकी टोटल वैल्यू है 50। ठीक है। अच्छा जी, फिर ऑफ दिस स्टूडेंट्स, यानी ये 50 बच्चों में से 26 लाइक कॉमेडी, 26 बच्चों को कॉमेडी पसंद है। ओनली नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है 26 लाइक कॉमेडी, यानी और चीजें भी वो पसंद कर सकते हैं। 15 लाइक बोथ एक्शन एंड कॉमेडी। बोथ एक्शन एंड कॉमेडी का क्या मतलब होता था, अभी हमने वोकेबलरी में सेक्शन में किया था, ये बीच वाला एरिया, यानी अब यहाँ पे हमें बीच वाले एरिया की वैल्यू दी हुई है। 8 लाइक नाइदर एक्शन नॉट कॉमेडी। दो चीजें, एक है कॉमेडी, एक है एक्शन। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक है कॉमेडी, एक है एक्शन। कॉमेडी की वैल्यू कितनी थी, 26। अब मैंने जानबूझ के ऊपर लिखा है, देखो यार, ये 26 थी, ठीक है। 26 लाइक कॉमेडी, 15 लाइक बोथ एक्शन एंड कॉमेडी। बोथ का क्या मतलब है, ये बीच वाला एरिया, हमने इसमें ये वाला नंबर लिखना है 15, ये 15 हमारा इधर आएगा। यार मुझे एक चीज बताओ,
ये टोटल 26 था, उसमें से 15 इस हिस्से में चला गया। तो अगर मुझे प्योरली इस वाले हिस्से की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 26 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 11। ठीक है, ये 11 वो वैल्यू है जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी देख रहा है। ठीक है, अब हमारे इस 26 का कोई काम नहीं है, इसकी क्या काम हमारे लिए, वैल्यूज की हमारी खत्म हो गई। 8 लाइक नाइदर एक्शन नॉर कॉमेडी, ये तो सीधी सीधी बाहर वैल्यू चली जाती है, ये 8 को मुझे भी नहीं पसंद। यूजिंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज, अभी हम इस पे आखिरी पार्ट पे आएंगे। अब हमारी पता है कौन सी जगह खाली है, अब हमारी ये वाली जगह खाली है, ये वाली वैल्यू हमारे लिए अननोन है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब एक चीज, असल जो पार्ट है ना जिसकी वजह से सेकंड केस है, वो ये होता है कि यहाँ पे लोग कर देंगे -15। लेकिन ये चीज गलत है, वजह पता है क्या है? पहले ना, ये जो हमने एक्स लिखा है, ये आपका एरिया डायरेक्टली कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। वो 15 को इंक्लूड ही नहीं कर रहा था, लेकिन अगर उसके बावजूद भी एक्स में से -15 कर दिया ना तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। ऊपर पता है क्या होता था, ऊपर जो हमारी ये वैल्यू होती थी, जैसे यहाँ 35 है, ये 35 पूरे सर्कल की होती थी क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन वेरिएबल जब ये असाइन करते हैं ना, ये प्योरली एरिया किसका होता है, यहाँ पे ए से क्या आता है, एक्शन, ये प्योरली एरिया आपका एक्शन का है, इसमें से -15 नहीं करेंगे। करेंगे तो आंसर सीधा सीधा गलत हो जाएगा, फायदा नहीं है। अब आ जाओ, हमने एक इक्वेशन बनानी है, टोटल वैल्यू थी 50, 50 को इक्वल टू पुट करेंगे हर एलिमेंट के। एक एलिमेंट है 11, एक एलिमेंट है 15, एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है 8। तो 50 इज इक्वल टू 11 प्लस 15 प्लस 8, इन सबको प्लस कर लो। 11 प्लस 15 मेरे ख्याल से 26 होता है। ठीक है, और 26 में प्लस 8 करोगे तो 34 बन जाएगा। 50 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स, 34 को दूसरी साइड पे भेज दो। 50 माइनस 34 इज इक्वल टू एक्स। 50 में से 34 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा एक्स का कितना आ जाता है, 16। ये एक्स की वैल्यू आ रही है 16, लेकिन काम अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, 3 स्टेप में से 2 स्टेप हुए। क्या कह रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एक्शन बट नॉट कॉमेडी। उर्दू में अगर हम इसकी बात करें क्या मतलब है, वो बच्चे जिन्हें एक्शन तो पसंद है लेकिन कॉमेडी नहीं पसंद। तो क्या मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ, एक्शन ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ एक्शन पसंद है। एक बात को करने के बहुत तरीके होते हैं ना, तो उसमें से एक तरीका ये है, हमने बताना है एक्शन ओनली का एरिया। एक्शन ओनली का एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है। और यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या था, वेरिएबल आपका एक्स था, और हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली 16। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्वेश्चन पे आओ। अब इसको जरा यार गौर से सुनना, इसमें बहुत ट्रिक्स हैं, लेकिन अगर तुम लोग को समझ आ गई ना तो बहुत आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। सबसे पहली, बल्कि पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज स्टूडेंट्स 24 स्टडीड स्पेनिश, 23 स्टडीड फ्रेंच एंड 15 स्टडीड जर्मन। एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, स्पेनिश फ्रेंच और जर्मन। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाओ। ये वेन डायग्राम है। इसको जगह कम कर लेता है। हाँ, इसमें हमारा एक है यूनिवर्सल सेट, एक एलिमेंट क्या था, स्पेनिश, इसको एस से लिख लेते हैं। एक एलिमेंट था फ्रेंच, इसको एफ से लिख लेते हैं। एक एलिमेंट था जर्मन, इसको जी से लिख लेते हैं। अब देखो ये आपका थर्ड केस है। थर्ड केस एज इन, इसमें आपके 3 एलिमेंट्स होंगे, और ये ना टोटली डिफरेंट तरीके से आपको वो क्वेश्चन में समझा रहा होता है। 24 स्टडीड स्पेनिश, 23 स्टडीड फ्रेंच एंड 15 स्टडीड जर्मन। अच्छा जी, ठीक है। 12 स्टडीड स्पेनिश एंड फ्रेंच, 10 studied German and French, 6 studied Spanish and German, 4 studied all 3 languages. By drawing a Venn diagram or otherwise calculate the number of students who studied both blah 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 blah, ये चीज तो हम लास्ट में पढ़ते हैं ना। वैसे इसको करने का तरीका क्या है,
हमेशा नीचे से ऊपर पढ़ो, नीचे से पढ़ना शुरू करोगे और ऊपर तक पढ़ोगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, फोर स्टडीड ऑल थ्री लैंग्वेजेस। ऑल थ्री का क्या मतलब है, ये वाला एरिया, ये जो अभी मैंने ब्लू से शेड किया ये वाला एरिया, तो इसकी वैल्यू क्या है 4। यहाँ पे तुम लिख लोगे 4। उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ो, 6 स्टडीड स्पेनिश एंड जर्मन। स्पेनिश एंड जर्मन लिखा हो या स्पेनिश एंड जर्मन ओनली लिखा हो, यहाँ पे वो एक चीज सेम ही होती है। स्पेनिश का सर्कल ये है, जर्मन का सर्कल ये है, कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। यानी ये पूरा एरिया जो है ना, ये स्पेनिश एंड जर्मन का है। ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज सुनो, अगर वो बोलते हैं स्पेनिश एंड जर्मन ओनली, तो पता है कौन सा एरिया होता, ये वाला। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करें, स्पेनिश एंड जर्मन, यानी ये वाला पूरा एरिया। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, स्पेनिश एंड जर्मन की 6 दी हुई है। यही टोटल वैल्यू 6 थी, इस पूरी जगह की टोटल वैल्यू 6 थी, जिसमें से 4 वैल्यू हट गई। तो इधर की वैल्यू क्या आएगी, इधर की वैल्यू 2 आएगी। ये चीज समझ आ रही है। ये आपका पूरा एरिया किसके बराबर है, 6 के। इस 6 में से कुछ हिस्सा 4 पे चला गया, तो उधर कौन सा बच गया, 2। अच्छा, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेनिश एंड जर्मन ओनली का एरिया। यानी दो वो बच्चे हैं जो प्योरली स्पेनिश और जर्मन पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर ऊपर पढ़ो, 10 स्टडीड जर्मन एंड फ्रेंच। 10 बच्चे वो हैं जो जर्मन और फ्रेंच पढ़ रहे हैं। ये जर्मन का सर्कल है, ये फ्रेंच का सर्कल है। जर्मन एंड फ्रेंच का ये वाला एरिया होगा। ये किसके बराबर है, 10 के। 10 में से 4 बच्चे तो हट गए, तो कितने बच्चे बचे होंगे, 6। वो इधर आ गए। फिर और ऊपर पढ़ो, 12 स्टडीड स्पेनिश एंड फ्रेंच। ये स्पेनिश का सर्कल है, ये फ्रेंच का सर्कल है। ये टोटल स्पेनिश एंड फ्रेंच है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 12। इस 12 में से कुछ हिस्सा आपका 4 पे चला गया, तो हमें क्या चाहिए, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। अब असल जो पार्ट होता है ना, जो आपको एंड में पढ़ना होता है, वो हम उस पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं, 24 स्टडीड स्पेनिश। स्पेनिश का सर्कल ये है, ये टोटल वैल्यू इसकी 24 है। इस पूरे सर्कल की वैल्यू टोटल कितनी है, 24 है। अब देखो गौर से सुनना, 24 में से एक हिस्सा गया 8 पे, एक हिस्सा गया 4 पे, एक हिस्सा गया 2 पे, टोटल कितने हो गए, 8 + 2 10, 10 + 4 14। 24 में से 14 माइनस करो, क्या आंसर आएगा, 24 में से 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर आता है 10। ये 10 आपकी वो चीज है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश की है। ये असल ट्रिक है थर्ड की इसकी। उल्टा पढ़ोगे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। फिर 23 स्टडीड फ्रेंच। या देखो, ये फ्रेंच का सर्कल है, इस पूरे सर्कल की टोटल वैल्यू 23 है। ठीक है। 23 में से एक हिस्सा गया 8 पे, एक हिस्सा गया 4 पे, एक हिस्सा गया 6 पे, तो इनको ऐड करो। 6 + 4 होता है 10, 10 + 8 होता है 18, तो 23 था ना। हाँ, 23 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर मेरे ख्याल से 5 आता है। ठीक है, कोई गलती हो जाए तो बता देना। ये आ गया 5। ये 5 वो है जिस बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेंच, फ्रेंच ओनली पढ़ रहे हैं। और फिर लास्ट में कह रहे हैं 15 स्टडीड जर्मन। ये आपका जर्मन का सर्कल है। इसमें से ये टोटल सर्कल की वैल्यू कितनी है, 15 है। 15 में से एक हिस्सा गया 4 पे, एक हिस्सा गया 6 पे, एक हिस्सा गया 2 पे, तो 6 + 4 कितना होता है, 10, 10 + 2 कितना होता है, 12। 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो टोटल क्या आ जाएगा आपका, 15 - 12 3। ये 3 आपका वो है जो ओनली जर्मन का है। ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट पे पढ़ लो, आखिरी काम हमारा होता है पार्ट्स पढ़ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीड बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच बट नॉट जर्मन। यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूँ स्पेनिश एंड फ्रेंच ओनली। तो ये स्पेनिश का सर्कल है, ये फ्रेंच का सर्कल है, और ये जर्मन का सर्कल है। यानी जर्मन के सर्कल को तो हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं, ये हट गया यहाँ से। ये स्पेनिश का सर्कल है और ये फ्रेंच का सर्कल है। कॉमन क्या आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है। फिर ओनली वन लैंग्वेज, ये बड़े मजे की चीज है। ओनली वन लैंग्वेज, वो बच्चे जो सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़े। तो देखो, एक बच्चा तो वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश पढ़ा होगा, एक बच्चा वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ा होगा, और एक बच्चा वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ
जर्मन पढ़ा होगा। तो पूरी कैटेगरी ऐसी है ना कि एक एक लैंग्वेज पढ़े, इन सबको ऐड कर दो। तो 10 + 5 + 3, 10 + 5 + 3, 10 + 5 15 होता है, 15 + 3 आपका 18 होता है। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे 5 पेपर क्वेश्चन पे आ जाओ यार। हमारे जो 3 स्टैंडर्ड केसेस थे, मैंने तीनों तुम लोगों को करा दिए। अब हम मिक्स 5 पेपर के क्वेश्चंस करेंगे जो इस टॉपिक से, वर्ड प्रॉब्लम के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, हमें कह रहे हैं इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट, 36 बच्चे हैं टोटल, पता चल गया। 25 स्टडी हिस्ट्री, 20 स्टडी ज्योग्राफी एंड 4 स्टडी नाइदर। दो आपके एलिमेंट्स हैं, एक हिस्ट्री एक ज्योग्राफी है। तो हमेशा की तरह हम एक अपनी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट की टोटल वैल्यू कितनी है, 36 है। और फिर दो एलिमेंट्स को बना लो, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। एक एलिमेंट आपका क्या है, हिस्ट्री है, एच लिख दो। दूसरा एलिमेंट ज्योग्राफी है, जी लिख दो। अच्छा जी, 25 स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री ओनली लिखा, उसने बोला है हिस्ट्री यानी टोटल बता रहे हैं, ये 25 है। ठीक है, 20 स्टडी ज्योग्राफी, ये भी उसको आपने टोटल ही बताया है, ये 20 है। 4 स्टडी नाइदर, यानी ये वाली तो वैल्यू तो सीधी सीधी बाहर चली जाती है, हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। यार सबसे पहली चीज, ये हमारा पहला केस है कि हमें बीच वाली जगह की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा, और दूसरी वाली वैल्यूज में से हम एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 25 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। अब एक इक्वेशन बनाओ, हमारा दूसरा काम। तो 36 टोटल था, इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट है 25 माइनस एक्स, दूसरा एलिमेंट है एक्स, तीसरा एलिमेंट है 20 माइनस एक्स, और चौथा एलिमेंट है 4। ब्रैकेट्स ओपन करो, तो 25 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 4, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 36 इज इक्वल टू 25 प्लस 20 प्लस 4 माइनस एक्स। इन सबको ऐड करो, 25 प्लस 20 मेरे ख्याल से 45 होते हैं, 45 प्लस 4 मेरे ख्याल से 49 होते हैं। तो 36 इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स, एक्स को सब्जेक्ट बना लो, एक्स दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 36 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 49 माइनस 36। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्स का आंसर आपका 13 आते हैं, 49 माइनस 36, हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 13। तीसरा काम चेक कर लो कि उसने ढूंढने को बोला क्या। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। बोथ का क्या मतलब है, बीच वाला एरिया, और बीच वाले एरिया में क्या आ रहा था, एक्स, और हमने एक्स की वैल्यू ही निकाली है 13। ठीक है, आगे आ जाओ। अ ग्रुप ऑफ 40 चिल्ड्रन आर आस्क्ड व्हाट पेट्स दे ओन। 40 बच्चे हैं टोटल, पता चल गया है। ऑफ दीज चिल्ड्रन 13 ओन अ कैट, 5 बोथ ओन बोथ अ कैट एंड अ डॉग, एंड 15 ओन नाइदर अ कैट नॉर अ डॉग। दो ही एलिमेंट लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, कैट और डॉग के। सबसे पहले वेन डायग्राम बना लो। टोटल कितना था, सॉरी ई बहुत गंदा बना है। टोटल था 40, और एलिमेंट्स दो हैं, दोनों को बना लेते हैं। ये पहला एलिमेंट आ गया, और ये दूसरा एलिमेंट आ गया। एक कैट है एक डॉग है। अच्छा जी, क्या कह रहा था, ऑफ दिस चिल्ड्रन 13 ओन अ कैट, 13 के पास कैट है, 5 ओन बोथ अ कैट एंड अ डॉग। बोथ वाला एरिया कौन सा होता है, ये वाला। कि जब हमें सेंटर वाली वैल्यू पता चल जाए कौन सा केस है, सेकंड वाला केस, ये सबसे आसान तरीन केस है वैसे, पता है। ये आपका 5 आ गया, ब्लू से क्यों आ गया भाई, इस कलर से आएगा, हाँ, ये 5 आ गया। और फिर कह रहा है एंड 15 ओन नाइदर अ कैट नॉर अ डॉग। नाइदर या नॉर या नॉट, ये हर चीज आपकी बाहर जाती है, ये आपकी बाहर 15 आ गई। अच्छा जी, हमें कैट ओनली की वैल्यू पता है, हमें कैट एंड डॉग की पता है, सिर्फ और सिर्फ किसकी नहीं पता, डॉग ओनली की। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और हम ये एक्स से क्या मतलब होता है हमारा, ये डॉग ओनली वाला रीजन, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना। ठीक है, अच्छा जी, यूजिंग अ वेन डायग्राम, ठीक है, काम की बात नहीं है। इक्वेशन बना लो, टोटल है 40, इसको इक्वल टू रखो, पहला एलिमेंट 13, दूसरा एलिमेंट 5, तीसरा एलिमेंट एक्स, चौथा एलिमेंट 15। सबको ऐड कर लो, 40 इज इक्वल टू 13 प्लस 5 प्लस 15 प्लस एक्स। तो 15 प्लस 13 कितना होता है, 28, 28 प्लस 5 मेरे ख्याल से 33 होता है। तो 40 इज इक्वल टू 33 प्लस एक्स। अब एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, 33 को दूसरी साइड पे भेज दो। 40 माइनस 33 इज इक्वल टू एक्स, और इसका आंसर आता है 7। अब क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन
हु ओन अ डॉग बट नॉट अ कैट। डॉग तो ओन कर रहे हैं लेकिन कैट ओन नहीं कर रहे, यानी किसकी बात कर रहे हैं, डॉग ओनली की। और डॉग ओनली वाला रीजन कौन सा था, ये एक्स वाला। और एक्स की वैल्यू ही हमने निकाली है, कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस एक दफा और हो गया। क्वेश्चन है बड़े मजे का, पढ़ो इसको क्या कह रहे हैं। हेयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 100 पीपल हु विजिट अ कैफे। टोटल हमने बता दिया कितना है, 100 है। अच्छा ठीक है, 32 ड्रिंक कॉफी, 40 ड्रिंक टी, 50 ईट अ पेस्ट्री। तीन एलिमेंट्स है, कॉफी, टी और पेस्ट्री। तो टी है, पी हेरा, और सी मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ पे सी लिख दो। अच्छा जी, 18 ड्रिंक कॉफी एंड पेस्ट्री, 21 ड्रिंक ईट एंड पेस्ट्री। हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास तीन का सेट हो, हम नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर पढ़ो। 21 ड्रिंक टी एंड ईट अ पेस्ट्री। ड्रिंक टी एंड अ पेस्ट्री का क्या मतलब है, कॉमन एरिया। तो ये आपका टी है, ये आपका पेस्ट्री है, इनका कॉमन एरिया ये वाला होगा, तो उसने हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 21 है। अच्छा जी, फिर 18 ड्रिंक कॉफी एंड ईट अ पेस्ट्री। 18 वो है जो कॉफी भी पी रहे हैं और पेस्ट्री भी खा रहे हैं, तो पेस्ट्री ये है, कॉफी ये है, और इनका कॉमन एरिया क्या होगा, ये वाला। तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, 18। अच्छा जी, 50 ईट अ पेस्ट्री। सिर्फ पेस्ट्री ऑनली नहीं बोला, पेस्ट्री बोला है। पेस्ट्री में पूरा सर्कल आएगा। इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है, इस पूरे सर्कल की वैल्यू 50 है। इस 50 में से एक हिस्सा गया 21 पे, एक हिस्सा गया 18 पे। तो यानी अगर ये वाला हिस्सा निकालें तो हम 50 में से, ये 50 पी की वैल्यू थी, 50 में से पहले 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 50 माइनस 21 माइनस 18, आपका इसका आंसर आता है 11। ये 11 वैल्यू में वर्किंग हटा रहा हूँ यहाँ से, और 11 को बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ये 11 पेस्ट्री ऑनली की वैल्यू है। फिर 40 ड्रिंक का टी, ये टी की है वैल्यू। टोटल है इसका 40, 40 में से 21 चला गया, तो 40 माइनस 21 कर लो। 40 माइनस 21 कितना होता है, 19। ये टी ओनली की वैल्यू आ गई। और फिर कह रहा है 32 ड्रिंक कॉफी, ये कॉफी की टोटल वैल्यू है कितनी, 32। 32 में से 18 वाला हिस्सा हटा दोगे तो इस वाले हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। 32 माइनस 18 कितना होता है, सॉरी 32 माइनस 18 ये आपका होता है 14। वेन डायग्राम बन गई, अब पार्ट्स पढ़ लो। कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो दिस इन्फॉर्मेशन फॉर 100 पीपल। इसने उससे हमसे कुछ पूछा नहीं था, उसने सिर्फ ये बोला था वेन डायग्राम को कंप्लीट कर दो। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि हर चीज की इंडिविजुअल वैल्यू बताओ। अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 40 स्टूडेंट्स कैन टेक अ पार्ट इन दीज एक्टिविटीज। एक्टिविटी है हमारी, आर्ट है, डांसिंग है और गार्डनिंग है, यानी ए डी और जी है। ठीक है, और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है 4 लाइनों में। सबसे पहले पार्ट में कह रहे हैं कंप्लीट द वेन डायग्राम। देखो, जब भी हमें 3 सर्कल्स देखेंगे, ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले थोड़ा वेन डायग्राम को देख लेते हैं। एक ए का सर्कल है, उसमें एक एलिमेंट आ रहा है 0, एक एलिमेंट आ रहा है एक्स। फिर एक डी का सर्कल है, उसमें भी एक्स का एलिमेंट आ रहा है और एक वाई का एलिमेंट आ रहा है। ये वाई का जो एलिमेंट है, ये प्योरली डी का है, ठीक है, क्योंकि डी में एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक्स का जो एलिमेंट है, ये ए और डी का है, यानी ए एंड डी ओनली है। फिर एक जी एलिमेंट है, ये आपका जी सर्कल में एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्योरली जी के लिए। और ये 0 जो है, ये आपका ए और जी ओनली का है। हमें कह रहा है सबसे पहले वन स्टूडेंट डज ऑल 3 एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी हमारा तीनों एक्टिविटी का कॉमन एरिया कौन सा होता है, सेंटर वाला। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। फिर कह रहा है 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग। 4 बच्चे ऐसे हैं जो डांसिंग भी कर रहे हैं, गार्डनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आर्ट नहीं कर रहे। अब ये असल में घुमाने वाली चीज थी। अब तक हमने जितने पहले क्वेश्चंस किए, होता ये था, फॉर एग्जांपल ये बोलता 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग, ये इसको हटा दो बट नॉट आर्ट को। तो डांसिंग और गार्डनिंग का ये वाला एरिया होता था टोटल। ये अगर टोटल 4 था, हम इसमें से 1 हटा देते थे, तो हमारे पास प्योरली इस वाले एरिया का आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे उसने खुद बोल दिया कि 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट। ये 4 जो है ना, इसमें आर्ट वाला पार्ट इंक्लूडेड ही नहीं है, यानी ये सीधा सीधा हमारे पास 4 यहाँ पे आ जाएगा।
क्योंकि ये डांसिंग और गार्डनिंग वाला एरिया है, बिल्कुल प्योरली, कि यहाँ पे जो बच्चे एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो डांसिंग और गार्डनिंग में होंगे। फिर कह रहा है 12 डू आर्ट ओनली, प्योरली आर्ट की बात कर रहे हैं। आर्ट ओनली का एरिया कौन सा है? ये वाला है। तो ये कितना है? ये आपका 12 है। और फिर कह रहा है 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज। ये तो सीधा सीधा हमारा बाहर चला जाता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो यही वेन डायग्राम थी हमारी, ये हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। देख लो सारे एरिया फिल हो गए, ये एरिया फिल हो गया, ये एरिया फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये है, ये है, ये है, 6 एरियाज ये हो गए, 7वां एरिया ये, और 8वां एरिया ये। 3 सर्कल में टोटल 8 एरिया होते हैं और 8वां यहाँ पे फिल है। इसका मेरे ख्याल से 1 मार्क का सवाल था ये हमारा पूरा हो गया। असल में सवाल डिफरेंट क्यों है, इसका पार्ट बी पढ़ो। ऑन द वेन डायग्राम द रेशो एक्स रेशो वाई रेशो जी इज इक्वल टू 1:2:3। अब ये ना सेट्स एंड वेन डायग्राम का चैप्टर तुम लोग का रेशो के चैप्टर के साथ मिलके आया हुआ है। हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ एक्स वाई एंड जी। यहाँ पे अगर हम इस इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करें, यानी हम रेशो के हिसाब से इसको सॉल्व करना शुरू करें, तो एक्स का रेशो 1 है, वाई का रेशो 2 है, जी का रेशो 3 है। अच्छा जी, अगर टोटल रेशो की बात करें तो टोटल आएगा 1+2+3 करके, यानी टोटल आ जाएगा 6। और 3 रेशो में हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते, 2 में लेकिन जरूर निकाल सकते हैं। अगर उसकी जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। हमने निकालनी है एक्स की, वाई की और जी की इंडिविजुअल वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज। अब ये कैसे निकलेंगी, देखो सबसे पहले तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि हमारे पास ये रेशोज तो गिवन है, रेशोज गिवन है, लेकिन हमारे पास कोई एक्चुअल वैल्यू भी तो गिवन हो। क्योंकि हमारे पास हमेशा ये होता था, एक रेशो का डब्बा होता था, एक एक्चुअल का डब्बा होता था। रेशो हमारे क्वेश्चन में गिवन होते थे, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, एक्स हो, इसको एक्स कर लेते हैं, एक्स गिवन हो, उसका एक्चुअल अमाउंट भी गिवन होता था। अब यहाँ पे मसला ये है कि हमारे एक्स का, वाई का और जी का एक्चुअल अमाउंट निकालना है, यानी वो तो हमें गिवन हो नहीं सकता। डिफरेंस की हम 3 रेशो में बात कर नहीं सकते, वो हमारा आ नहीं सकता। लेकिन टोटल पे शायद हम बात कर सकते हैं, क्योंकि टोटल का रेशियो तो 6 है ना। हो सकता है यहाँ से हम टोटल निकाल सकते हो। तो हमारा तरीका क्या होता था, देखो अब इसको नॉर्मली वेन डायग्राम के चैप्टर की तरह सॉल्व करूँ। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इन तीनों सर्कल में और सर्कल के बाहर, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इनकी हम इक्वेशन बना देंगे और इक्वल टू पुट कर देंगे टोटल अमाउंट के। टोटल अमाउंट कितना था? 40। तो हमारी इक्वेशन जो बनना स्टार्ट होगी वो होगी 40 इज इक्वल टू, अब सारे एलिमेंट लिखना शुरू करो। सबसे पहला एलिमेंट है 12, फिर आपका एलिमेंट है एक्स, फिर आपका एलिमेंट है वाई, फिर आपका एलिमेंट है 0, फिर एलिमेंट है 1, फिर 4 है, फिर जी है, और फिर 5 है। काउंट कर लेना, टोटल 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 8 एलिमेंट्स हो गए। और वेन डायग्राम में भी टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। इनको अरेंज कर लो। 40 इज इक्वल टू 12 प्लस 0 तो खत्म ही होगी आपका, तो 12+1 +4 +5। मैंने सही लिखा है, 12+1+4+5। और आपका क्या बचा? x+y+z। इनको सॉल्व करते हैं। 12+1 13 होता है, 13+4 17 होता है, 17+5 आपका 22 होता है। तो 22 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब एक काम करते हैं कि जो हमारी न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको एक जगह पे भेज देते हैं। तो 40 के साथ 22 आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी। 40 माइनस 22 का क्या आंसर आता है? मेरे ख्याल से 18 आ रहा होता है। 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब हमने बचपन से सीखा क्या है कि हमारी एक ही वेरिएबल की वैल्यू आ रही होती है एंड में, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है ना। कर देते हैं। तो हमें एक रेशो किसका गिवन था? टोटल का हमने निकाला था 1+2+3 करके, टोटल रेशो आ रहा था 6। और हमारा जो आंसर आ रहा है ये 18, ये भी क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जी। क्या मतलब है? एक्स की वैल्यू जो भी होगी, वाई की वैल्यू जो भी होगी, जी की वैल्यू जो भी होगी, इंडिविजुअल वैल्यूज तो हमें नहीं पता ना, लेकिन इनकी टोटल वैल्यू जो होगी वो 18 आ रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रेशो वाले डब्बे बनाऊँ अपने, कि एक्चुअल वाला डब्बा आता है एक हमारा और रेशो वाला डब्बा आता है, तो एक्चुअल अमाउंट मेरा कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जी करके, और उसका रेशो कितना आ रहा है? 6। ये मेरा टोटल का आ रहा है। ठीक है। अब असल में हमने निकालनी है एक्स की, वाई की और जी की इंडिविजुअल वैल्यूज,
यानी अब यहाँ पे मैं पता करके आ सकता हूँ कि एक्चुअल अमाउंट ढूंढने, ये एक्स है, और रेशो अब एक एक करके पुट करना शुरू कर दो। यानी एक दफा 1 आएगा, फिर एक दफा 2 आएगा, फिर एक दफा 3 आएगा। तो इंस्टेड कि तुम लोग बार बार डब्बे बनाओ, आसान काम ये होता है कि हमेशा ना एक्चुअल अमाउंट जो भी आ रहा है उसको डिवाइड कर दो रेशो वाले अमाउंट से। ये मैंने बात तुम लोगों को शायद रेशो के चैप्टर में नहीं बताई होगी। वो ये कि एक्चुअल के अमाउंट को रेशो से डिवाइड करो, हमेशा ये करो। तो देखो 18 / 6, आंसर क्या आ रहा है? आंसर इसका आएगा मेरे ख्याल से 3 आता है। ये 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये 3 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ईच रेशो को। ईच रेशो का क्या मतलब है? अब हमें जितने भी रेशो ढूंढने होंगे, जैसे एक्स का एक रेशो है तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। वाई के 2 रेशो है तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। जी के 3 रेशो है, 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। तो ये काम हमारा आसान बनाते हैं। तो एक्स का अमाउंट निकालना है, वाई का अमाउंट निकालना है, जी का निकाल। ईच रेशो हमारे सबके 3 आएंगे। 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 करो, 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, और 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो। एक्स का रेशो 1 था, वाई का रेशो 2 था, और जी का रेशो 3 था। तो 3 1 जा 3 आंसर आएगा, और वाई का 3 2 जा 6 आंसर आएगा, और जी का 3 3 जा 9 आंसर आएगा। तो ये हमारी एक्स वाई और जी की तीनों की वैल्यूज यहाँ पे आ गई। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली वो तुमसे बोल रहा होता है कि एक चीज की मिनिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम वैल्यू बता दो। पास पेपर में ज्यादातर मिनिमम वैल्यूज पूछेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इतनी नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना यूजुअली आसान होता है। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालते कैसे हैं? देखो इसके दो केसेस हैं। सबसे पहला केस है कि तुमसे किसी चीज का टोटल पूछेगा। टोटल किस चीज का पूछ सकते हैं? देखो इसके लिए ना हम क्वेश्चन करेंगे। हमें कह रहा है पहले क्वेश्चन में, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 10 स्टडी साइंस, 18 स्टडी कॉमर्स एंड 1 स्टडी नाइदर। अब तक कोई ऐसी नई बात नहीं आई। ये हम लोग इसको वेन डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द, पहले पार्ट में कह रहा है लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। सेकंड पार्ट में कह रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। अब देखो, मैं तुम लोगों के सामने ना दो वेन डायग्राम बना रहा हूँ। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने नया कुछ भी नहीं देखा, हम जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं वैसे हम बना रहे हैं। और इस वेन डायग्राम में एक हमारा बच्चा पढ़ रहा है साइंस, और एक हमारा बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? दूसरा सब्जेक्ट कॉमर्स। ठीक है। और यहाँ पे आपके यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट की टोटल वैल्यू दी हुई थी, अच्छा नहीं वो वैल्यू नहीं दी हुई थी। टोटल वैल्यू हमने यहाँ पे ढूंढनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। अब साइंस में कितने बच्चे थे? साइंस में 10 बच्चे थे। ठीक है। कॉमर्स में 18 बच्चे थे। कॉमन एरिया इनका हमें नहीं गिवन है, तो ये एक्स हो जाएगा। और बाहर आपका क्या आ जाएगा? 1, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने जो तरीका सीखा है, हम यहाँ 10 में से माइनस एक्स कर देंगे, 18 में से माइनस एक्स कर देंगे। अब मसला पता है क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास टोटल ही नहीं है। और मजे की बात है कि टोटल के साथ साथ ये कॉमन एरिया भी नहीं गिवन। मतलब अगर हम इक्वेशन बनाने जाएं तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट आएगा 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू पुट करोगे? क्योंकि टोटल तो नहीं गिवन ना तुम्हारे पास। तो यहाँ पे मसला पता है होता क्या है? इसको हमने एक नए तरीके से सॉल्व करते हैं। और ये नए तरीके की आइडेंटिफिकेशन क्या है? क्वेश्चन में तुमसे हमेशा वो पूछेगा या तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर या लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। अब इसको करना किस तरह है देखो। ये तो अभी मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि यूजुअली केसेस में हम करते क्या थे। लेकिन जब भी तुम्हारे पास आए लोएस्ट पॉसिबल नंबर या लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, तो देखो हमने वेन डायग्राम को बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके सीखे थे कंस्ट्रक्शन के जब हम पढ़ रहे थे। मैं तुम लोगों को 3 तरीके बताए थे। एक तरीका ये होता था, ठीक है। एक तरीका भी मैंने बनाया था पहले जो मिटा दिया। और तीसरा तरीका आपका होता था इस तरीके का, एक मिनट रुको। इस तरह का होता था। अच्छा, ये वाला जो तरीका है, ये जब होता था जब एस में, यानी यहाँ पे एस से क्या हम रिप्रेजेंट करें साइंस, और सी में यानी कॉमर्स में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो दोनों पढ़ रहा हो। ठीक है। और ये वाले में क्या होता था
कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता था। ये दो तरीके होते थे। मुझे बताओ कि अगर मैं पहले वाले तरीके पे रहूं, अभी पहले वाले तरीके पे रहूं, तो साइंस में 10 बच्चे हैं, कॉमर्स में 18 बच्चे हैं, और एक बच्चा ऐसा है जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा। अब यहाँ पे मेरा एक मसला खत्म हो गया, वो ये कि यहाँ पे कॉमन एरिया ही नहीं रहा कोई। पहले कॉमन एरिया का मसला आता था ना हमें उसकी वैल्यू पता थी, ना टोटल की वैल्यू पता थी। अगर हम इसके थ्रू टोटल निकालना चाहें तो अब निकल जाएगा। टोटल बच्चे साइंस में थे 10, कॉमर्स में थे 18, एक बच्चा ऐसा है जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा। तो इससे हमारे पास टोटल अच्छा जी, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आया था इसका 29। 29 कैसे आया था? हमने दोनों सबसेट्स को अलग कर दिया, साइंस वाले बच्चों को टोटल अलग कर दिया, कॉमर्स वाले बच्चों को टोटल अलग कर दिया। इससे हुआ ये कि हमारी क्लास एक्सपेंड हो गई। और जब हमने इनका टोटल निकाला, यानी 10 + 18 + 1 किया, तो हमारे पास आंसर आया 29। ये 29 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इस क्लास में हम बात करें ना, तो मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चे आपके 29 हो सकते हैं। अब असल में बात आती है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर कैसे निकलेगा, सबसे कम बच्चे कैसे निकलेंगे। तो यार मुझे बताओ, जब हमने साइंस और कॉमर्स को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट दिया, तो हमारे पास क्या आया? सबसे बड़ा नंबर आया। अगर मैं साइंस और कॉमर्स को मिला दूं, यानी मैं एक सेट को दूसरे का सबसेट बना दूं, कैसे? मुझे बताओ, साइंस में कितने बच्चे हैं? 10। कॉमर्स में कितने बच्चे हैं? 18। तो हमने क्या किया कि हमने देखा छोटा इसमें से कौन सा है। इसमें साइंस का ग्रुप जो है ना छोटा है, यानी 10 के 10 बच्चे जो साइंस के हैं, अगर मैं उन्हें कॉमर्स पढ़ा दूं कोई मसला नहीं होगा। तो हमने ये किया कि कॉमर्स में एक सबसेट बना दिया साइंस का। और साइंस के कितने बच्चे थे? 10। कॉमर्स के कितने बच्चे थे? 18। और एक बच्चा ऐसा था जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा। अब बात आती है कि इसका अब टोटल करेंगे। तो अगर हम टोटल करें, तो कॉमर्स में कितने हैं? 18। साइंस में कितने हैं? 10 है। और बाहर कितने हैं? 1 है। 18 + 10 + 1 का आंसर वही आएगा, 29। तो इसमें फर्क और हुआ क्या? लार्जेस्ट पॉसिबल भी 29 आ रहा था, और स्मॉलेस्ट भी हमारा 29 आ रहा है। मसला ये हमने किया गलत है। होता ही है यार, ये कॉमर्स के जो बच्चे हैं ना 18, जब इसमें 10 बच्चे साइंस के हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो प्योरली कॉमर्स पढ़े होंगे, मतलब साइंस ही पढ़े होंगे। तो हम उसको एडजस्ट करते हैं कैसे? 18 में से ये वाले 10 को सब्ट्रैक्ट करके। तो 18 - 10 कितना होता है? 8। अब हमारा आंसर सही आएगा। हम 8 + 10 + 1 करेंगे, तो 8 + 10 + 1 का आंसर आता है 19। ये 19 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर उन बच्चों का जो एक क्लास में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखो, इसमें ना कोई चेंज नहीं है, हर क्वेश्चन इसी तरह का होगा। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दो तरीकों से पूछ सकते हैं। सबसे पहले वो पूछते हैं टोटल, और टोटल का अभी हमने टोटल के दो केसेस देखे। टोटल में या तो वो लार्जेस्ट पॉसिबल पूछेगा, लोएस्ट पॉसिबल पूछेगा। अगर लार्जेस्ट पूछे, दोनों सबसेट्स को अलग कर दो, सॉरी दोनों सेट्स को अलग कर दो। और अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल पूछे, तो एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बना दो, यानी स्मॉल जो स्मॉल आपका सेट होगा उसको बिगर वाले सेट में सबसेट कर दोगे। अब इसके ना कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं, ताकि तुम लोग को समझ आए कि कितनी आसान सी चीज है। 1 मार्क का आता है, लेकिन आना चाहिए तुम लोग को। हमें कह रहे हैं, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30 प्ले क्रिकेट, 38 प्ले फुटबॉल एंड 9 प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। जहां हमें वर्ड देखा लोएस्ट पॉसिबल नंबर, हमें समझ आ गई कि हमने एक वेन डायग्राम बनानी है, उसमें एक सेट के अंदर सबसेट बनाना है। तो सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं। ये हमारा आया यूनिवर्सल सेट का बॉक्स, इसमें आपका आया एक बिगर सर्कल, इसमें आया एक आपका स्मॉलर सर्कल। अच्छा जी, हमारे 30 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 38 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी बड़ा वाला जो सर्कल होगा वो फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, छोटा वाला जो सर्कल होगा वो क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फुटबॉल के कितने बच्चे हैं? 38। क्रिकेट के कितने बचे हैं? 30। क्रिकेट में 30 आ गए। यार फुटबॉल के टोटल 38 थे, जिसमें से 30 बच्चे क्रिकेट के हैं। तो प्योरली फुटबॉल के कितने होंगे? 38 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 38 - 30 कितना होता है? 8। ये हमारा फुटबॉल ओनली का आ गया, प्योरली फुटबॉल का आ गया। फिर 9 प्ले नाइदर क्रिकेट नॉट फुटबॉल, तो ये 9 बाहर आ जाएगा। टोटल अब निकालना आसान है, सारी वैल्यूज को प्लस कर दो। तो 8 + 30 + 9, तो 30 + 8 होता है 38। 38 + 9 होता है मेरे ख्याल से 47 होता है।
तो ये हमारे पास आ गया टोटल उन बच्चों का जो सबसे सॉरी, ये टोटल आ गया हमारे पास, लोएस्ट पॉसिबल नंबर आ गया कि एक ग्रुप में कितने बच्चे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको तो जरूरी नहीं है कि तुम लोग वेन डायग्राम बनाओ, क्योंकि एक मार्क का है। तुम लोग इसको डायरेक्टली पता है किस तरह करोगे। तुम लोग डायरेक्टली इसको इस तरह करोगे कि छोटी वाली वैल्यू ना 30 वाली, इसको टोटली एलिमिनेट कर दो, और बाकी की जो वैल्यूज हैं 38 प्लस 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देख लेना क्या आएगा। तो 38 प्लस 9 जब, सॉरी प्लस एक्स नहीं, 38 प्लस 39 करोगे तो भी आंसर वही आ रहा होगा जो अभी आया। लेकिन रेकमेंडेड ये होता है कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि तुम श्योरिटी मिले कि तुमने जो चीज कही है सही की है, वो सही की है, उसके लिए वेन डायग्राम बना लेना। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 42 पीपल, 30 पीपल स्पीक स्पेनिश, 20 पीपल स्पीक फ्रेंच, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच। अच्छा यार, हमें टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 42, उसमें से 30 लोग स्पेनिश बोल रहे हैं, 20 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच। लार्जेस्ट पॉसिबल की बात हो रही है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, एक मिनट, गलत बन गई। सबसे पहले तो हमारा एक बॉक्स आ जाएगा यूनिवर्सल सेट का। यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट्स हैं, एक है स्पेनिश, एक है फ्रेंच। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर में तुम लोगों को क्या बताया कि इस तरह के दो सर्कल बनाओ और उनको अलग अलग कर दो, ऐसा ही। इसमें लेट से एक हो गया स्पेनिश का, एक हो गया फ्रेंच का। लेकिन यहाँ पे हमें टोटल भी गिवन है। टोटल कितना गिवन है? 42। अब लेट से स्पेनिश के बच्चे हैं 30 और फ्रेंच के हैं 20। हमने बताना है उनका नंबर जो कुछ भी नहीं बोलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच, यानी ये बाहर वाला एरिया जो है ना, ये अननोन है। अब जरा देखो, सॉल्व करना मेरे साथ। 30 प्लस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए टोटल? 42। 30 प्लस 20 कितना होता है? 30 प्लस 20 होता है 50। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। 50 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के सब्ट्रैक्ट करोगे तो x इज इक्वल टू 42 माइनस 50। x का आंसर क्या आ रहा है? -8। ये चीज गलत है। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ मसला हुआ क्या। ऊपर जो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कराया था ना, उसमें क्या कह रहा था? लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। वो पूरे ग्रुप का पूछ रहा था कि लार्जेस्ट पॉसिबल कितने हो सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया, हमने दोनों सर्कल्स को अलग अलग लिख दिया, तो हमारे पास टोटल आ गया। लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं पूछा कि ग्रुप में कितने बच्चे हैं, वो बोल रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच। तुमने वो बताना है कि वो लोग जो ना स्पेनिश बोले ना फ्रेंच बोले। अब इसको करने का तरीका पता है क्या होगा? जैसे तुम लोग स्मॉलेस्ट पॉसिबल को डील करते हो ना, वैसे ही इसको भी डील करोगे। मैं तुम लोग को वजह समझाता हूँ। ये स्पेनिश का आ गया, ये फ्रेंच का आ गया। फ्रेंच में कितने लोग थे? 20। और स्पेनिश के टोटल 30 हैं, लेकिन 30 में से वो 20 वो हैं जो फ्रेंच ही बोल रहे हैं। तो प्योरली स्पेनिश वाले कितने आएंगे? 30 माइनस 20 कर दोगे तो प्योरली स्पेनिश के आ जाएंगे 10। अच्छा जी, ये तो हमारे अंदर क्या हो गया। और बाहर हमें जो वैल्यू चाहिए वो अननोन है, तो वो हो जाएगी x। सॉल्व करो उसको। तो 10 प्लस 20 प्लस एक्स, इसका टोटल कितना आना चाहिए? 42। 20 प्लस 10 कितना होता है? 30। 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। 30 को दूसरी साइड पे भेज दो सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो x इज इक्वल टू 42 माइनस 30। तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब पॉजिटिव आंसर आ रहा है और ये आंसर सही आ रहा है। 12 बच्चे वो हैं जो ना स्पेनिश बोल रहे हैं ना फ्रेंच बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि तुम्हें ये आना चाहिए कि सेट्स एंड वेन डायग्राम आना चाहिए यार। कॉमन सेंस से सोचो, अगर बेसिक ज्योमेट्री की बात हो रही हो, तुमने बताना है कि एरिया, ये जो बाहर वाला एरिया है, ये बड़ा कैसे होगा। अगर मैं रैंडमली तुम लोग के सामने इस तरह का शेप बना देता, ये वाला रेक्टेंगल का, और मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो रेक्टेंगल है, इसका मुझे सबसे बड़ा एरिया पॉसिबल चाहिए, सबसे बड़ा कैसे करोगे तुम? यार तुम कोशिश करोगे जो अंदर तुम्हारे सर्कल बन रहे हैं, अगर मैं इन दोनों सर्कल को अलग अलग बना दूं तो एरिया तो ज्यादा घिरेगा। लेकिन अगर मुझे एरिया कम करना हो, मैं सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूँ अभी, अगर मुझे एरिया कम करना हो तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इसमें से एक सर्कल को
दूसरे सर्कल के अंदर पुट कर दूं ताकि मेरा बाहर वाला एरिया जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाए। इन शॉर्ट, देखो ये 1 मार्क की होता है, इस पे तुम लोगों ने इतना दिमाग नहीं जाया करना है अपना, इसको कॉमन सेंस से करना। ये सेट्स एंड वेन डायग्राम तुम्हें आए ना आए, ये सवाल आने चाहिए, लेकिन तुमने सोच के करना है कि कौन सी चीज कहाँ पे लग रही है। यहाँ पे उसने तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा कि ये वाला एरिया सबसे बड़ा करना है, ये खाली एरिया सबसे बड़ा करना है, तो तुमने क्या किया, तुमने एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर कर दिया। फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में तुमने बताना था लोएस्ट पॉसिबल नंबर स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, यानी जो पूरा सर्कल है, सॉरी जो पूरा रेक्टेंगल है, इसको तुमने छोटे से छोटा करना है। तो अगर ये सर्कल दो थे ना, इनको अलग अलग बनाते तो ये एरिया बढ़ता, तुमने इस एरिया को छोटा करना था, इस वजह से एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल पुट कर दिया। इसी तरह ऊपर जब लार्जेस्ट पॉसिबल की हमने डायग्राम बनाई थी, तो लार्जेस्ट पॉसिबल का क्या मतलब है, हमने ये एरिया को बढ़ाना है, हमने इस वजह से सर्कल को अलग अलग बनाया कि ये एरिया हमारा बढ़े। और इसी तरह जब लोएस्ट पॉसिबल की बात हो रही थी तो हमें ये सबसे छोटा करना था, अगर मैं सर्कल अलग अलग बनाता तो एरिया ज्यादा लेता, इस वजह से हमने क्या किया, सर्कल को अंदर, एक ही सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल को पुट कर दिया ताकि मेरी जगह कम ले। तो इसको एज बेसिक ज्योमेट्री करके सॉल्व करना, इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन होते हैं ये। और सेट्स एंड डायग्राम की नॉलेज इसके लिए जरूरी है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें सेट्स एंड डायग्राम बिल्कुल नहीं लग रहा, नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन इसको एज बेसिक ज्योमेट्री करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। आपसे कॉमन एरिया का पूछ रहा हूँ, अब यार इस कॉमन एरिया पे चलने से पहले ना हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एट दी बैक हमारा सेट्स में चल क्या रहा होता है। इसके लिए पहले हम जरा बेसिक समझेंगे जो हमें पहले से आते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे सवाल पे। तो हम इसको किस तरह करते हैं, हमारे पास टोटल लोग जो है वो 36 है, यानी यूनिवर्सल सेट की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। कैट ओनर्स 23 है, वो इधर आ गए। डॉग ओनर 17 है, और ऐसे 4 लोग हैं जो कुछ भी ओन नहीं कर रहे, वो बाहर आ जाएंगे। हमें कॉमन एरिया नहीं पता, वो एक्स हो जाता है, तो हम इस 23 में से भी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 17 में से भी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन बना के एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। हमारा टोटल है 36। ये आपका इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट आ रहा है 23 माइनस एक्स, एक एलिमेंट आ रहा है एक्स, एक एलिमेंट आ रहा है 17 माइनस एक्स, और एक एलिमेंट आ रहा है 4। ब्रैकेट ओपन करो, 36 इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स प्लस 4। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो एट द एंड हमारा बचा क्या, हमारा बचा 23 प्लस 17 प्लस 4 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 23 प्लस 7 कितना होता है, 30, 30 प्लस 10 होता है 40, 40 प्लस 4 होता है 44, 36 इज इक्वल टू 44 माइनस एक्स। एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, दूसरी साइड पे भेज दो ताकि पॉजिटिव हो जाए, और 36 को इधर 44 से लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। अब तुमने ये करना है कि जो वैल्यूज आ रही हैं इनको अपनी वेन डायग्राम में पुट करो। ये एक्स की जगह आपका क्या आएगा, एक्स की जगह 8 आएगा। अच्छा, 23 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, 23 माइनस एक्स की जगह अब आएगा 23 माइनस 8। तो मेरे ख्याल से एक्स की वैल्यू अब कितनी आ रही होगी, सॉरी इस जगह की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 15 आ रही होगी। और इधर 17 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, इधर आ जाएगा 17 माइनस 8। तो 17 माइनस 8 का आंसर आता है 9। अब जरा फोकस करो, ये 15 पे, ये 9 पे, ये 4 पे, और ये 8 पे। अगर हम सबको प्लस कर दें, इधर बात कर रहा हूं मैं ब्लू पेन से, अगर हम इन सबको प्लस कर दें, 15 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे ना, तो आंसर तुम्हारा 100% 36 आ रहा होगा। और ये 36 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 36 हमारा, ये 36 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसको देखने का एक पर्सपेक्टिव है, इसको एक और तरीके से भी हम पता है सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, यार 23, ये 23 जो थे कैट ओनर्स से, यानी कैट ओनर्स कितने हैं, 23। यानी अगर मैं तुम लोग के सामने एक फॉर्मूला बनाऊं, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, अगर मैं तुम लोग के सामने एक फॉर्मूला बनाऊं कि 23 है हमारे पास, 23 में अगर मैं ऐड कर दूं डॉग के ओनर्स को, डॉग के ओनर कितने हैं, 17,
उसमें भी ऐड कर दूं मैं वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है, कितने हैं, 4। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं वो लोग जिनके पास कैट भी है और डॉग भी है, यानी -8। तो भी मेरा आंसर पता है क्या आएगा, तो भी मेरा आंसर 36 आएगा। अब वजह सुनो, क्या वजह है। हमारे 23 क्या थे, कैट ओनर से, यानी ये वाला पूरा सर्कल हमने इन्वॉल्व किया सबसे पहले। फिर 17 क्या थे, डॉग ओनर्स, हमने ये वाला सर्कल इंक्लूड किया। फिर 4 क्या थे, जो कुछ भी नहीं था, ये वाले। अब मसला ये है, हमने ये जो एरिया है ना, ये 2 दफा इंक्लूड कर लिया। करना इसको एक ही दफा था, लेकिन हमने इस एरिया को डबल डबल इंक्लूड कर लिया। ये लोग पहले हमने कैट के साथ भी लिख लिए, ये लोग हमने डॉग के साथ भी लिख लिए। हम इस चीज को एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, -8। तो इस वजह से आंसर क्या है हमारा, फिर से 36 आया। यानी अब मैं तुम लोग को बताऊं टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं टोटल निकालने का फॉर्मूला तुम लोग को बनाना सिखाऊं, तो टोटल में क्या क्या चीजें आएंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैट, ठीक है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डॉग, ठीक है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके पास कुछ भी नहीं है, मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनके पास दोनों है, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से तुम्हारे पास क्या आता है, इस फॉर्मूले से तुम्हारे पास आता है टोटल अमाउंट। कैसे निकालोगे, कैट ओनर्स को प्लस करो, डॉग ओनर्स को प्लस करो, जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें प्लस करो, और एट दी एंड सब्ट्रैक्ट कर दो जो तुमने एरिया ओवरलैप किया था, यानी कॉमन एरिया। तो तुम्हारे पास टोटल आएगा। अब यार ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला अगर तुम्हें आता है ना, तो तुम्हारे सामने दूसरी टाइप भी ना बड़ी आसान हो जाएगी। जरा क्वेश्चन पे आओ। इन अ क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स, 25 प्ले फुटबॉल, 15 प्ले क्रिकेट, 1 प्ले नाइदर। ठीक है, समझिए। फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, और सेकंड पार्ट में लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। जिस चीज की भी बात हो रही है अभी उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले देखो, हम ये आइडेंटिफाई करो क्या क्या गिवन है। 37 स्टूडेंट्स टोटल गिवन है, ठीक है। 25 एक एलिमेंट गिवन है फुटबॉल, उसका नंबर गिवन है। 15 एक एलिमेंट है क्रिकेट, उसकी वैल्यू गिवन है। 1 प्ले नाइदर, जो कुछ भी नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू गिवन है। अब तक यहां तक ना, ये ऊपर तक हमारा नॉर्मल सवाल था। आगे हमें पता कैसे चला कि ये हमारा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का है, लोएस्ट पॉसिबल लार्जेस्ट पॉसिबल से, ठीक है। हमें ये भी समझ आ गया कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। उसमें केस कौन सी की बात हो रही है, फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ, और फिर लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ। हु प्ले बोथ का क्या मतलब है, अगर मैं ऊपर अभी सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम को यूज करूं, इस वाले एरिया की बात हो रही है। जब भी कॉमन एरिया की बात हो रही होगी ना, तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, ठीक है। इसमें तुम्हें वेन डायग्राम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इस पर टाइम वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये वाले फॉर्मूले से लगा लोगे तो। अब जरा आ जाओ यार, एलिमेंट्स क्या क्या, फॉर्मूला बनाओ पहले पार्ट के लिए। पहला एलिमेंट है नंबर ऑफ पीपल इन फुटबॉल, इसमें प्लस करो। दूसरा एलिमेंट है नंबर ऑफ पीपल इन क्रिकेट। फिर तीसरा एलिमेंट हो जो कुछ भी नहीं खेल रहे, यानी एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उन लोगों को जो दोनों खेल रहे हैं। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब यार बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो। फुटबॉल की वैल्यू है 25, प्लस क्रिकेट की वैल्यू है 15, जो कुछ भी नहीं खेल रहे उनकी वैल्यू है 1, और जो दोनों खेल रहे हैं हमें वही तो ढूंढने थे, तो वो तो एक्स हो जाएगा ना, वन नोन हो जाएगा। और टोटल हमारे पास गिवन है 37। एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, दूसरी साइड में भेज दो, और 37 को इधर ले आओ। तो 25 प्लस 15 प्लस 1 माइनस 37 इज इक्वल टू एक्स। तो 25 प्लस 15 कितना होता है, 30 प्लस 10 40। 40 में +1 करोगे तो कितना आता है यार, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं, कुछ गलत ना हो जाए फजूल में। 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 1 41, -37। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल नंबर आ गया उन बच्चों का जो दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। अब बात सुनो, ये एक थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर स्टूडेंट हु प्ले बोथ, इसमें तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना वेन डायग्राम की ना फॉर्मूले की, सिर्फ अकल की जरूरत है। तुमने बताना है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ, सबसे बड़ा नंबर उन बच्चों का जो दोनों के गेम खेल रहे हैं। यार मुझे कॉमन सेंस सोचिए, बताओ, 25 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं,
क्या ये 25 के 25 क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि क्रिकेट में मैक्सिमम बच्चे ही कितने हैं? 15। लेकिन ये 15 बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या ये 15 के 15 बच्चे फुटबॉल खेल सकते हैं? ये खेल सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल में टोटल 25 है ना। हो सकता है इस 25 में से 15 हो जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, और फिर 10 ऐसे रह जाए जो प्योरली फुटबॉल खेल रहे हैं। तो लार्जेस्ट पॉसिबल जब भी पूछेगा, तो हम जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, एलिमेंट की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, 15, हम ये बोल देंगे कि ये 15 वो है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है जो दोनों गेम खेल सकता है। तो यानी अगर पार्ट टू करना हो, तो पार्ट टू का आपके पास आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 15। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा यार, अब मेन बात पे आ जाओ। जो हमने अभी इतनी लंबी चौड़ी बात की है, अब उसको पास पेपर में अप्लाई करके देख लेते हैं। 1 मार्क का था, लेकिन यार हमने 1 मार्क भी पेपर में नहीं छोड़ने, तो हमें लंबी करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं यार? इन अ ग्रुप ऑफ 42 पीपल, 30 स्पीक स्पेनिश, 20 स्पीक फ्रेंच। यहाँ तक हमारा नॉर्मल सवाल है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। यहाँ तक हमारा नॉर्मल सवाल था, कोई मसला नहीं था। फाइंड द स्मॉलेस्ट। जहां वर्ड स्मॉलेस्ट आया, हमें पता चला ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ, जहां वर्ड आ गया बोथ का, हमें पता चल गया कॉमन वाले केस की बात हो रही है। और जहां पे कॉमन का केस हो जाए, वहां पे हम वेन डायग्राम नहीं बनाते, जबकि हम क्या लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। अब आ जाओ, फॉर्मूला क्या होता है? यार फॉर्मूला हम खुद बना लेंगे। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश, इसमें ऐड करेंगे नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, इसमें ऐड करेंगे नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक नन, यानी नाइदर ऑफ देम, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ, और इससे हमारे पास आ जाएगा टोटल। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश, ये कितने हैं? 30 है। हु स्पीक फ्रेंच कितने हैं? 20। जो दोनों नहीं बोल रहे, यार क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? उस बारे में क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी ये हमारी चीज खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल जीरो के बराबर है। और नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ, हमने यही तो ढूंढना है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स, और टोटल वैल्यू हमारे पास गिवन है विद, क्या हो गया? टोटल वैल्यू गिवन है 42। नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो, 30 + 20 होता है 50, माइनस एक्स इज इक्वल टू 42। एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, दूसरी साइड पे भेज दो, और 42 को इधर ले आओ। तो 50 माइनस 42 इज इक्वल टू एक्स। तो 50 माइनस 42 का आंसर आपके पास आ जाएगा 8। ये हमारा आंसर आ गया इसका 8। ये 8 हमारा लो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है उन बच्चों का जो क्या कर रहे हैं, स्पेनिश भी बोल रहे हैं, फ्रेंच भी बोल रहे हैं। अगेन, अगर यहाँ पे बोलता है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, कॉमन एरिया में अगर वो बोलता है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, तो यार मुझे बताओ, अगर 30 के 30 लोग स्पेनिश जो बोले वो फ्रेंच बोलना शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच के टोटल बच्चे ही 20 हैं, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना। लेकिन जो 20 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, अगर वो 20 के बीच स्पेनिश बोलना शुरू हो जाए, तो उसमें मसला नहीं होगा। टोटल 30 है, 30 में से 20 अगर फ्रेंच भी बोल रहे हैं और स्पेनिश भी बोल रहे हैं, तो बाकी के 10 जो होंगे ना, वो प्योरली स्पेनिश के होंगे। तो ये चीज हमारी होती है। ठीक है। इसके यार पास पेपर में इतने क्वेश्चंस नहीं है। हार्डली हार्डली तुम्हें 4 से 5 पास पेपर मिलेंगे, जिसमें से मैं तुम लोगों को एक, ये हो गया, दो, 3 मैंने करा दिए तुम लोगों को, बाकी एक दो तुम लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा पूरा इसका ये है।